Hello 10th class, welcome back to my YouTube channel Schooly Gyan, and this is the last video of our 6th chapter Union Government. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है जुडिशरी और लास्ट ऑर्गन भी है किसका, हमारे यूनियन गवर्नमेंट का। तो उसी के भी आप हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक कौन कौन से कोर्ट इसके अंडर में आते हैं, क्या क्या उसमें काम करने वाले चाहे चीफ जस्टिस हो या वहाँ के जो भी जितने भी जजेस हैं उनके एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या किस तरीके से हटाया जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में, इवन सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके, जो भी चीफ जस्टिस हैं चाहे जजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे फर्स्ट थिंग, नंबर ऑफ जजेस कि लाइक कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि कितने जजेस होते हैं, उसमें कितने चीफ जस्टिस होते हैं, और मे बी इन आगे जो है क्या कर दिया गया है, इनको इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ। ओरिजिनली देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ 1 चीफ जस्टिस, 7 अदर जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट and the parliament given the power to decide to jurisdictions of supreme court। तो अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, हमारे जजेस और प्लस इसके साथ साथ चीफ जस्टिस के बारे में, तो एक चीफ जस्टिस प्लस 7 जजेस डिसाइड किए गए पार्लियामेंट के थ्रू, या पार्लियामेंट ने ऐसा बोल रखा है कि एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके साथ साथ जो पावर दी गई है, या उनको जो भी बोल सकते हैं ना लाइक एज अ वर्किंग पावर जो दी गई है, वो सारा किसके थ्रू मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट के थ्रू। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें जो भी सैलरीज हैं, चाहे इसके अलावा उनकी सर्विसेज हैं, मतलब कब तक वो काम करेंगे, या उनका ऑल ओवर वर्किंग बोल सकते हैं ईयर क्या रहेगा, वो सारा पार्लियामेंट डिसाइड करती है। प्लस यहाँ पे अब जो है जो जजेस हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। एस्पेक्ट हम लोग बात करें चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस के साथ साथ जो है 31 जो है जजेस इंक्रीज हुए, मतलब कहने मीन्स अब जो है 31 जज सेलेक्ट किए जाएंगे। ऑल ओवर जो चेंजेस हुआ था या अमेंडमेंट है, ये 2008 के अंदर हुआ था, और जो पहले स्टार्टिंग से था वो क्या था, एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी क्या होंगे, 7 जजेस होंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ जजेस की, मतलब इन जजेस की क्या योग्यताएं या एग्रेस। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, एलिजिबिलिटी फॉर जजेस, मतलब जजेस के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंपलसरी या मस्ट है, या कौन से क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना चाहता है तो उसके लिए ये जो आपके सामने जो दी हुई है एलिजिबिलिटी, वो सारे क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए। पहला जो दिया है वो क्या, जो कि कॉमनली सब में चलेगा, चाहे सीएम हो, पीएम हो, चाहे आपके कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट जो कि स्पेशली बिलोंग करती है नेशनल, या हम लोग बात करें स्टेट लेवल पे, तो द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पहली चीज़ तो वो कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, अ पर्सन शुड हैव वर्क फॉर एटलीस्ट 5 years एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट और इन 2 or more कोर्ट्स, मतलब कहने में पहली चीज़ तो ये कि 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में काम किया हुआ हो, या फिर बाद में एक से ज़्यादा में किया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया 2 or more, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक में किया हुआ है तो ही वो क्या होगा, एलिजिबल होगा, मतलब एक से ज़्यादा में किया हुआ है तब भी वो उसके लिए एलिजिबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, और द पर्सन शुड हैव वर्कड एज एडवोकेट इन एनी हाई कोर्ट और इन अदर कोर्ट कंटिन्यूसली फॉर 10 years। इसके अलावा क्या बोला गया है कि वो एज अ एडवोकेट के रूप में किसी भी हाई कोर्ट में काम किया हो, लेकिन कितने 10 साल तक। अब वो ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बोला गया, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर बोला गया, वो कहीं पे भी हो, लेकिन 10 साल तक काम किया हो, मतलब ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए। और द पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड इन द लॉ इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके साथ साथ उसे लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन द आइज ऑफ, मतलब किसकी नज़रों में, प्रेसिडेंट की नज़रों में, मतलब कहने मीन्स कि प्रेसिडेंट की नज़रों में उसे लॉ या कानून की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज कंप्लीट होते हैं तो वो क्या बन सकता है, जज बन सकता है। लेकिन ये भी डिपेंड किस पे करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर। देखते हैं इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, फिर भी एक बार इसको रफली देख लेते हैं। तो जनरली अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन कंटिन्यूस इन ऑफिस टिल 65 years ऑफ एज, मतलब 65 साल तक क्या कर सकता है कोई भी जो है जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर सकता है लगातार। वहीं पे हम लोग बात करें, ही कैन वॉलंटरली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट if each house of parliament passes the motion of impeachment by 2/3 majority, then the judge can be removed from his post on the order from the president। मतलब क्या होगा कि अगर पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों हाउस के मेंबर जो कि 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, अगर इम्पीचमेंट मोशन को पास कर देता है तो उस बिहाफ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट को ऑर्डर देना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा, किसको, उस जज को जिसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन क्या किया गया है, पास हुआ है।
फिर बात करें सैलरी की, लाइक इनको क्या वेतन भत्ते वगैरह मिलते हैं, तो सैलरी अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज़। द चीफ जस्टिस गेट अ सैलरी ऑफ ₹1,00,000 पर मंथ। तो मतलब चीफ जस्टिस होता है, उसे कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ? ₹1,00,000 मिलती है। वहीं पे हम लोग बात करें जजेस, क्योंकि हमारे जितने भी हम लोग बात करें चीफ जस्टिस हो चाहे जजेस हो, वो सारे कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। तो इसमें चीफ जस्टिस की सैलरी 1,00,000 हो गई, तो वहीं पे जजेस की सैलरी क्या है? ₹90,000 पर मंथ। ठीक है, तो ये उनके क्या है? सारी सैलरी है चीफ जस्टिस इवन वहाँ के जजेस की। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिटायरमेंट पेंशन एंड द ग्रेट्युटी। इसके जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में जो पेंशन वगैरह जो नॉर्मल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती है, तो सेम उन्हें भी क्या मिलती है? पेंशन वगैरह मिलती रहती है रिटायरमेंट के बाद में। फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीडम। द जजेस आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर दियर डिसीजन एंड एक्शंस। मतलब जो जजेस होते हैं वो फ्री होते हैं, मतलब कहने के मीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड या इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि इसके फेवर में जो डिसीजन देना है या पर्टिकुलर उसके फेवर में जो है कुछ भी लाइक चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जजेस होते हैं सारे फ्री होते हैं, किसी पर कोई किसी का प्रेशर नहीं डाल सकता, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अब आता है प्लेस ऑफ कोर्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 द हेड ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एट दिल्ली। वहाँ हम लोग बात करें किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? दिल्ली के अंदर। तो ये हमारे आर्टिकल जो है 130 उसमें बताया गया ऐसा। फिर नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन जजेस। आफ्टर सर्विंग एज द जज in the Supreme Court, a person cannot practice as a lawyer in any court of India or in the front of any official in India। मतलब क्या बोला गया है कि जब वो जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किसी दूसरे कोर्ट के अंदर क्या नहीं कर सकता? एज अ लॉयर काम नहीं कर सकता। इसके साथ साथ क्या बोला गया है? फ्रंट ऑफ एनी ऑफिशियल इंडिया। मतलब ऑफिशियल इंडिया से मतलब कहने मीन्स कि इंडिया के किसी भी कॉर्नर या कहीं पे भी हम लोग चले जाएं, तो एज अ सुप्रीम कोर्ट में जो जज बन गया तो कहीं पे भी एज अ लॉयर काम नहीं करे। मतलब कहने मीन्स वो जज है तो जज ही रहेगा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो उसकी फर्स्ट ये, उसके लिए ये पाबंदियाँ हैं। उसके बाद क्या बोला गया है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कौन कौन से लाइक पावर्स है, कौन कौन से बोल सकते हैं फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। The original jurisdictions of Supreme Court be kept under 2 categories। तो अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल जो jurisdictions है उसको 2 कैटेगरीज में रखा गया है। तो पहला है कौन सा? ओरिजिनल सॉल jurisdictions। The original sole jurisdictions is related those cases which can be only heard the Supreme Court फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर दिस जुरिडिक्शंस। मतलब अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो जो केसेस सुनवाई होती है, जो केसेस आते हैं वो कौन कौन से हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पहला, डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट और मेनी स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। तो पहले इसमें क्या कंडीशन बताई गई है कि 2 स्टेट के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, अब वो इस कंडीशन बताई गई है कि कौन कौन से हैं। पहली चीज़ तो ये कि बिटवीन 2 स्टेट्स, मतलब कोई भी 2 स्टेट्स उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है, या एक से ज़्यादा स्टेट्स मतलब 2 से ज़्यादा स्टेट्स जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर यूनियन जो गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट्स होता है, या कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स हो, या बोल सकते हैं मनभेद हो तो 2 स्टेट्स के बीच में, तो वो सारा किसके अंडर में आता है? आपके सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। सेकेंड जो पॉइंट है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स। मतलब हमारे संविधान या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है तो उसका लुक आफ्टर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर आता है नेक्स्ट, ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन। तो इसमें क्या रखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ इसमें इन्वॉल्व की गई है वो देख लेते हैं। एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी फर्स्ट हर्ड बाय द हाई कोर्ट एंड कैन डायरेक्टली कम फ्रॉम हेयरिंग एट द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट जो भी हमारे को आधारभूत या बोल सकते हैं जितने भी हमारे को राइट्स दिए गए हैं उसकी पहली सुनवाई कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। उसके बाद सीधे बाद में कहाँ चली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मतलब कहने मीन्स कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का लगता है हमारे को कि लाइक कोई क्या कर रहा है, हमारे हनन कर रहा है, या बोल सकते हैं उसका बोल सकते हैं कोई गलत यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के बाद हम लोग बात करें सेकेंड जो कोर्ट है वो कौन सा होता है? आपके सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे हम लोग हमारा अपील कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी चीज़। फिर देखते हैं नेक्स्ट, एपिलेट जुडिकेशंस। So apart from the original sole jurisdictions, the Supreme Court has also got appellate jurisdictions from Constitution. This is the last appellate court in India। मतलब
सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई भी कोर्ट नहीं होता जहाँ पे हम लोग अपील कर सकते हैं। मतलब कहने का मीन्स हो गया कि कोर्ट के बेसिस पे सबसे लास्ट कोर्ट कौन सा होगा, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे हम लोग अपील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट लाइन है, द अपीलेट जुडिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4। अब अपीलेट जो है इसको भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, सेकेंड है क्रिमिनल, और थर्ड सिविल, एंड फोर्थ है स्पेशल। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, या किस लिए इनको डिवाइड किया गया है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी में फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आर्टिकल 132 सेज दैट इफ़ अ हाई कोर्ट प्रूव्स दैट a dispute involves any important question interpretations of constitution, then decision of high court on that case can be appealed। तो ऑल ओवर लेके चले हम इस लाइन का मीन्स, तो या इस पैराग्राफ का मीन्स तो क्या है, यदि उच्च न्यायालय को लगता है, मतलब हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें जो भी केस आया है उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन से रिलेटेड या हमारे संविधान के प्रश्न से रिलेटेड कोई चीज़ इसमें है, इन्वॉल्व की गई है, तो क्या कर सकता है, उस बेसिस पे जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो है वो निर्णय लेने के लिए कहाँ अपील कर सकते हैं उसकी, या फिर कहाँ अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, मतलब कहने के मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी थिंग इसमें या कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर आता है हाई कोर्ट में, तो वो सीधे सीधे हम लोग उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे है। फिर नेक्स्ट है हमारा सिविल बेसिस पे, एनी सिविल केस कैन बी अपील इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई भी सिविल केस है, नॉर्मल जो केसेस होते हैं वो सारे कहाँ अपील किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। फिर क्रिमिनल, दोज क्रिमिनल केसेस कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट विच फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके बेसिस पे क्रिमिनल केसेस सीधे सीधे कहाँ जाएंगे, आपके सुप्रीम कोर्ट में। पहला जो क्राइटेरिया वो क्या है, अ केस इन विच द हाई कोर्ट हैड गिवन द कैपिटल पनिशमेंट टू accused in the spite of the fact that the accused was proven innocent by a lower court। तो इस लाइन का मीन्स क्या है कि मान के चले कोई लोअर कोर्ट है या निचला कोर्ट है जो कि उसे निर्दोष साबित कर दिया किसी, बोल सकते हैं लाइव विक्टिम को या एक्यूज्ड को, और बाद में क्या हुआ, हाई कोर्ट में जब वो उसे ले जाया गया, हाई कोर्ट में रखा गया, तो उसे मृत्युदंड, मतलब कहने का मीन्स उसे फांसी सज़ा दे दी गई या बोल सकते हैं मृत्युदंड दे दिया गया। तो उस बेसिस पे ये हाई कोर्ट का जो बोल सकते हैं अपील जो किया गया था, इसको कहाँ लेके जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। मतलब वो कहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। फिर सेकंड जो क्राइटेरिया वो क्या है, हाई कोर्ट ट्रांसफर अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट एंड द अनाउंस्ड कैपिटल पनिशमेंट फॉर द एक्यूज्ड। ठीक है, मतलब तो हमारे सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन का मीन्स हम लोग देख ही चुके हैं, तो सेकंड लाइन का इससे रिलेटेड ही है कुछ इसके साथ। मतलब इस लाइन का मीन्स क्या है, वो ये बताया गया कि कोई हाई कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट के अंदर जो कि मामला चल रहा था उसको ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन किस बेसिस पे, जब उसे कैपिटल पनिशमेंट, अब कैपिटल पनिशमेंट से मतलब यहाँ पे क्या गया है, फांसी की सजा या मृत्युदंड बोल सकते हैं, दिया गया है, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है, सीधे सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया है वो क्या है, हाई कोर्ट प्रूव्स दैट द केस इज़ सूटेबल फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट जब प्रूव कर देता है या साबित कर देता है कि ये जो केस है या मामला जो है वो कहाँ अपील करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस कंडीशन में भी वो सीधे सीधे केस कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जो अगर कंप्लीट होते हैं या इस क्राइटेरिया में कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई केस आता है तो उसे कहाँ अपील किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। अब आता है स्पेशल या लास्ट बोल सकते हैं पावर, जो कि हमारे किसकी, आपके सुप्रीम कोर्ट की है। तो वो इसमें क्या दिया है, सम केसेस डू नॉट कम अंडर द आइदर ऑफ द अबव कैटेगरीज एंड देन सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन बिकम्स नेसेसरी इन सच केसेस। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो ऊपर क्राइटेरिया दिए गए हैं उसके अंडर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उससे किसमें, लाइक सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रखा जाता है या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। वो कौन कौन से केसेस हैं, पहला देख लेते हैं। आर्टिकल 135 गिव्स द राइट टू सुप्रीम कोर्ट टू परमिट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट एंड द ट्राइब्यूनल एक्सपेक्ट द मिलिट्री। मतलब क्या बोला गया है, आर्टिकल जो 135 है उसके अंदर, तो इसमें क्या बताया गया है जो स्पेशल केसेस के अंदर कि आर्टिकल 135 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास परमिट होता है या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ऐसी अनुमति होती है कि वो किसी भी कोर्ट में लिया हुआ डिसीजन, मतलब लाइक सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले जितने भी कोर्ट है उसमें लिया हुआ डिसीजन उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, मतलब कहने में से हो गया सुप्रीम कोर्ट जो होता है सुपीरियर होता है किसी भी कंट्री में, स्पेशली हम लोग बात करें इंडिया के अंदर तो सुपीरियर होता है। और क्यों माना गया है, क्योंकि लास्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट। नेक्स्ट है
राइट टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील। अब कौन कौन से ऑर्डर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। तो फर्स्ट है आर्टिकल 136 सेज दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू गिव परमिशन फॉर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सपेक्ट मिलिट्री कोर्ट। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 135 में वही बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि किसी भी कोर्ट में लिया हुआ डिसीजन उसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, अपील करने का बोल सकते हैं लाइक परमिट दे सकता है, ये अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट बोला गया है एडवाइजरी जुडिस्क्रिप्शंस। उसमें क्या है, इफ द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट अ क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट हैज कम अप ही कैन seek advice from the Supreme Court and advice of Supreme Court depend on the discretions of President। ठीक है, मतलब क्या बोला है, तो इसमें पैराग्राफ में या लाइन में क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन या कोई बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो क्या कर सकता है उस बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट को उसे एडवाइस दे सकता है या सलाह दे सकता है कि आप इसमें क्या लुक आफ्टर करें। और सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस या बोल सकते हैं उसके सजेशन पे जो भी प्रेसिडेंट होगा वो क्या कर सकता है अपने स्वविवेक बोल सकते हैं सेल्फ ओपिनियन के बिहाफ पे उस पर डिसीजन ले सकता है। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि लास्ट अगर हम लोग लेके चलें सुप्रीम कोर्ट के बाद में तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन लिए गए हैं उस पर चेंजेस या बोल सकते हैं उसमें कुछ बोल सकते हैं अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है क्या है या पर्टिकुलर इसका मीन्स क्या है तो वो देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैज़ टू मीनिंग्स। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के दो मतलब है, वो कौन कौन से हैं वो दो मतलब। फर्स्ट हम लोग बात करें वो क्या है, डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट शैल बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ at every place and no questions can be raised on the authenticity of such decision in any court। मतलब फर्स्ट में क्या होता है क्या है, इसके थ्रू जो भी डिसीजन लिया जाता है या इसके थ्रू जो भी रिकॉर्ड जारी किए जाएंगे, मतलब कहने मीन्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्यूट या पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को दिए जाएंगे रिकॉर्ड्स, वो सारे हर किसी भी कॉर्नर में इंडिया के किसी भी कॉर्नर में क्या होंगे वो वैलिड होंगे। कहने का मीन्स इसके रिकॉर्ड जो होते हैं जो कि लाइक पर्टिकुलर किसी डिस्प्यूट या किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो सारे रिकॉर्ड क्या होता है वैलिड माने जाते हैं हर किसी फील्ड में या किसी भी कॉर्नर में इंडिया के स्पेशली। जो मीनिंग है इसका वो क्या है, दिस कोर्ट कैन गिव एनी पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीन्स क्या है, सेकेंड मीन्स इसका क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या माना गया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब ये किसी भी अदालत या किसी भी ऐसे लॉ की अवमानना करने पे मतलब उसकी बोल सकते हैं इग्नोरेंस करने पे ये क्या कर सकता है पनिशमेंट दे सकता है। तो ये एक तरह से ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है, कहने का मीन्स ये रिकॉर्ड की डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब स्पेशली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो। फिर आता है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को एज अ प्रोटेक्टर देखा जाता है किसकी, जो हमारे फंडामेंटल या आधारभूत जो बोल सकते हैं अधिकार होते हैं उन सब का। तो एक बार देख लेते हैं पैराग्राफ, और ये हमारे लास्ट पैराग्राफ इस चैप्टर का। और स्टूडेंट मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ या आपको बता दूँ कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेल्फ करने हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, और उसके आंसर आपको नहीं आए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, जो भी जितने भी सिटीजन्स को दी जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो गिवन द पावर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहने मीन्स हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें संविधान के साथ साथ जो पावर दी गई है, मतलब संविधान ने जो पावर दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, तो वो किस बेसिस पे दी गई है कि वो कंजर्व करे किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब हमारे संविधान को। मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या हो गया, पहला फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, दूसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान को प्रोटेक्ट करना। दिस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉ। मतलब अगर हम लोग बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब हमारे संवैधानिक रूप से जो भी कानून बने हुए या नियम बने हुए हैं उस पर क्या करना, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है, या हम लोग बोले लास्ट जो कोर्ट है हमारे इंडिया के अंदर उसको दी हुई है। तो स्टूडेंट्स अभी चैप्टर यही खत्म होता है। प्लीज़ वन रिक्वेस्ट मोर, आप लोग जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके, इवन ऑल्सो लेटेस्ट अपडेट टाइम से मिले। एंड थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना ही।